साल 2026 मध्य पूर्व में एक ऐसा जंग छिड़ गया जिसने युद्ध के पारंपरिक तरीकों को हमेशा के लिए बदल दिया। मतलब ये सिर्फ मिसाइलों और सेना का टकराव नहीं था, ये एक मल्टी डोमेन हाइब्रिड वॉर था जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। तो चलिए इस बेहद जटिल संघर्ष की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो ठीक है, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। कहानी शुरू होती है दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्तों में से एक से, हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य। ये एक बहुत ही संकरा सा रास्ता है, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी के लिए ये किसी जीवन रेखा से कम नहीं है। अब जरा इसकी अहमियत को समझिए। सिर्फ एक आंकड़ा, 2024 में दुनिया भर में समंदर के रास्ते जितना भी तेल एक्सपोर्ट होता था, उसका 1/3 यानी पूरे 33% बस इसी छोटे से रास्ते से गुजरता था। सीधे शब्दों में कहें तो दुनिया की एनर्जी सप्लाई की जो नब्ज है ना, वो यहीं से धड़कती थी। और फिर 2026 की शुरुआत में इसी जीवन रेखा पर एक बहुत बड़ा संकट आ खड़ा हुआ। इस इलाके में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसने ऊर्जा के इस अहम बहाव को पूरी तरह से ठप कर देने का खतरा पैदा कर दिया, और इसके साथ ही पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था दांव पर लग गई। चलिए सीधे उस चिंगारी पर चलते हैं जिसने इस आग को भड़काया। फरवरी और मार्च 2026 का वो टकराव जिसने पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया था। ये टकराव अपने आप में अभूतपूर्व था। अमेरिका और इजरायली ने मिलकर ईरान के लीडरशिप, न्यूक्लियर साइट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस पर जबरदस्त हमले किए, और इन हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत हो गई। अब ईरान भी चुप नहीं बैठा, उसने पूरे क्षेत्र में अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर जवाबी मिसाइलें दागनी शुरू कर दीं, और इसका असर फौरन ग्लोबल ऑयल मार्केट पर दिखाई दिया। और बाजार की प्रतिक्रिया बहुत तेज और घबराहट से भरी हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स में आने लगा कि ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें 9% तक उछल गईं। ऐसा इसलिए क्योंकि बाजारों को डर था कि ये संघर्ष लंबा चलेगा और तेल की सप्लाई पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। लेकिन 2026 के इस आग को ठीक से समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा। लगभग 1 साल पहले, जून 2025 में, उस वक्त भी एक टकराव हुआ था, लेकिन तब हालात बहुत अलग थे। और कह सकते हैं कि 2026 के बड़े युद्ध की नींव असल में वहीं पड़ी थी। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। जून 2025 के 12 दिन के युद्ध के दौरान बाजार का रिएक्शन देखिए। हैरानी की बात है कि सब कुछ कितना शांत था। तेल की कीमतें थोड़ी सी बढ़ी, लेकिन जैसे ही सीज फायर हुआ वो फौरन नॉर्मल हो गई। और सिर्फ तेल की कीमतें ही नहीं, हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से जहाज़ों की आवाजाही भी बिल्कुल सामान्य रूप से चलती रही। शिपिंग ट्रैफिक में कोई बड़ी गिरावट नहीं आई। मतलब बाजारों को लगा कि सब कंट्रोल में है, ये बस एक छोटी मोटी झड़प है। लेकिन इस शांत सतह के नीचे एक ऐसी घटना घटी थी जिसने क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर सबकी सोच को जड़ से बदल दिया था। बाजारों ने तो इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन ये एक गहरा मनोवैज्ञानिक झटका था। ये घटना थी कतर में अल उदीद एयरबेस पर ईरान का सीधा मिसाइल हमला। देखिए, इस एक हमले ने खाड़ी देशों को अंदर तक हिलाकर रख दिया। उनका जो एक भ्रम था ना कि वो सुरक्षित है, वो टूट गया। और सबसे जरूरी बात, हमले से ठीक पहले अमेरिकी सैनिकों का वहां से हट जाना, इसने इस बात पर मोहर लगा दी कि भाई अमेरिका एक भरोसेमंद साथी नहीं है। और इसी मनोवैज्ञानिक झटके ने, इसी एक घटना ने खाड़ी देशों को अपनी सुरक्षा के लिए नए रास्ते खोजने पर मजबूर कर दिया। एक ऐसा अस्थिर माहौल बना दिया जहां 2026 में एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे इलाके में आग लगा सकती थी। तो अब वापस 2026 पर आते हैं। ये संघर्ष सिर्फ जमीन पर नहीं लड़ा जा रहा था, ये एक हाइब्रिड युद्ध था जो 3 अलग अलग लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए मोर्चों पर फैला हुआ था। पहला मोर्चा था काइनेटिक युद्ध, यानी कि पारंपरिक सैन्य टकराव। इसमें मिसाइलें थीं, ड्रोन थे और सैनिक शामिल थे। ये युद्ध का वो चेहरा था जिसे सब देख सकते थे। इस मोर्चे पर एक तरफ अमेरिका और इजराइल थे, जो ऑपरेशन रोरिंग लाइन के तहत ईरान की मिलिट्री पावर को तबाह करना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और यूएई जैसे देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों और यहाँ तक कि सिविलियन ठिकानों पर भी जवाबी हमला किया। उनका संदेश साफ था, अगर हम पर हमला हुआ तो इस क्षेत्र में अमेरिका का कोई भी सहयोगी सुरक्षित नहीं रहेगा। दूसरा मोर्चा था आर्थिक युद्ध का। ये लड़ाई थी एनर्जी सप्लाई और ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को कंट्रोल करने की, और यहाँ हथियार थे तेल और प्रतिबंध। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के एनालिसिस से पता चलता है कि ये आर्थिक युद्ध कितना विनाशकारी हो सकता था। 3 संभावित हालात थे।
पहला, प्रतिबंधों से एक मामूली झटका। दूसरा, ईरानी एक्सपोर्ट पूरी तरह बंद होने से एक मध्यम झटका। और तीसरा, सबसे विनाशकारी, हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य का बंद हो जाना, जिससे तेल की कीमतें $130 प्रति बैरल तक पहुंच सकती थीं। और तीसरा मोर्चा वो था साइबर वॉर का। ये डिजिटल दुनिया में लड़ी जा रही एक अनदेखी लेकिन उतनी ही तबाहकुन जंग थी। क्लाउडसेक की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये कोई छोटा मोटा हैकिंग का मामला नहीं था। इसे इतिहास का सबसे बड़ा साइबर हमला कहा गया। एक ऐसा अटैक जिसने ईरान के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लगभग पूरी तरह से ठप कर दिया था। इस साइबर हमले के निशाने पर लगभग सब कुछ था। सरकारी वेबसाइटों से लेकर पावर प्लांट्स, बैंक्स, मीडिया और कम्युनिकेशन नेटवर्क तक कुछ भी नहीं छोड़ा गया। इसने ये दिखा दिया कि मॉडर्न वॉरफेयर में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ज्यादा असुरक्षित हो सकता है। इस क्षेत्रीय संघर्ष की लहरें सिर्फ मध्य पूर्व तक ही सीमित नहीं रहीं। नहीं, इसने पूरी दुनिया में डिप्लोमैटिक और इकोनॉमिक झटके भेजे। दुनिया इस मुद्दे पर पूरी तरह बटी हुई थी। यूके जैसे देश अमेरिका के साथ खड़े थे, जबकि चीन और रूस ने अमेरिकी इजरायली हमलों की कड़ी निंदा की। और यूरोपीय संघ ने एक बीच का रास्ता अपनाते हुए सभी पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की। जब संघर्ष थमा तो ये क्षेत्र एक नई भू-राजनीतिक हकीकत और कई अनसुलझे सवालों के साथ खड़ा था। तो इस पूरे संकट के बाद क्या सबक मिले? पहला, ईरान एक अनिश्चित लीडरशिप ट्रांजिशन के दौर से गुजर रहा था। दूसरा, खाड़ी देशों को अपनी सुरक्षा रणनीतियों पर नए सिरे से सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। तीसरा, पूरी दुनिया को यह एहसास हुआ कि उनकी एनर्जी सप्लाई कितनी ज्यादा कमजोर है। और आखिर में यह साफ हो गया कि अब रक्षा और अर्थव्यवस्था में आपसी सहयोग पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। और अंत में ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है, इस संघर्ष ने पारंपरिक, आर्थिक और साइबर हमलों के बीच के फर्क को मिटा दिया है। तो क्या यही भविष्य के ग्लोबल संघर्षों का नया चेहरा है, जहां युद्ध हर मोर्चे पर हर समय लड़ा जाएगा? ये सवाल अब दुनिया के सामने है।